बच्चा, अगर आपको कभी भी लगा है कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, आपको समझ नहीं आ पाएगा, या आप उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं अपने माइंड में, तो ये पर्टिकुलर सेशन आपके लिए है। इस पर्टिकुलर सेशन में मैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को सिंपलेस्ट स्टेप में एक्सप्लेन करूंगी, ताकि जो बच्चे मुझे यहाँ पे देख रहे हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं भी किया है, शायद कर लेंगे थोड़े टाइम में, उनको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए और वो कभी भी इस कॉन्सेप्ट को भूले नहीं। Hi, my name is Radhika Mahajan. I welcome all of you on my channel Study Hub with Radhika Mahajan. तो जब हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग स्टार्ट करते हैं, बहुत जरूरी है कि हम ब्रीदिंग को टच करें, ब्रीदिंग की एक थोड़ा सा रीकैप करें। You can see here that this is a structure which is basically describing respiratory system. हमने ये समझना है कि breathing क्या है। Breathing means इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। जब बॉडी ऑक्सीजन को लेती है, रिलीज आउट किया, एक्सक्रीट किया, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। बॉडी ने क्या किया? ऑक्सीजन को लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया, जो बॉडी के लिए वेस्ट है। अब ये जो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, यही तो अपने आप में ब्रीदिंग है। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन को बच्चा हम बोलते हैं इनहेलेशन, और एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हम बोलते हैं एक्सलेशन। इनहेलेशन और एक्सलेशन मिलकर ही कहलाता है ब्रीदिंग, राइट? तो अगर वन ब्रीदिंग की हम बात करते हैं, इट इज बेसिकली अ साइकिल विच इंक्लूड इनहेलेशन एंड एक्सलेशन। फाइन। अब अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखेंगे कि हमें ये जानना जरूरी है कि डायफ्राम और रिब्स क्या होते हैं, क्योंकि इनकी मूवमेंट से ही हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बस आप इन ऑर्गन पे फोकस कीजिए। ये जो पार्ट है विच इज बेसिकली अबव स्टमक, यहाँ पे स्टमक का लोकेशन है, ठीक है? स्टमक के ऊपर का पार्ट कहलाता है चेस्ट कैविटी। दिस इज नोन एज अ चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी को सराउंड करती है, प्रोटेक्ट करती है स्ट्रक्चर, बोनी स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज अ रिब्स। कैन यू सी रिब्स हियर? तो रिब्स अपने आप में क्या है? रिब्स वो स्ट्रक्चर है जो सराउंड करती है दी चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी को सराउंड करने वाली स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? रिब्स बोलते हैं, जो उसको प्रोटेक्ट करती है बेसिकली, ठीक है? अब रिब्स के नीचे, और वी कैन से स्टमक और रिब्स के बीच एक स्ट्रक्चर है, दैट इज डायफ्राम। और डायफ्राम यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे भी अलग दिखाई हुई है। कैन यू सी हियर? ठीक है? डायफ्राम इज बेसिकली डोम शेप स्ट्रक्चर है, डोम शेप स्ट्रक्चर जो चेस्ट कैविटी और स्टमक के बीच में है। इट इज अ स्ट्रक्चर विच लाइज ऑन द फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी की फ्लोर पे पाए जाने वाली स्ट्रक्चर डायफ्राम है। इन दोनों की मूवमेंट से ही हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इनहेलेशन, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि इनहेलेशन क्या है? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। अब इनटेक ऑफ ऑक्सीजन होता कैसे है? सबसे पहले क्या होता है? कैन यू सी दिस स्ट्रक्चर हियर? ये आपको डोम शेप स्ट्रक्चर दिख रही है, ये डोम शेप जिसको मैं हाईलाइट भी कर रही हूं, दिस स्ट्रक्चर इज अ डायफ्राम। सबसे पहले क्या होता है? डायफ्राम मसल्स गेट्स कंट्रैक्टेड, ये कंट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है? जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, देखिए ये ऐसे होता है ओरिजिनल शेप, ठीक है? जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो ये फ्लैट हो जाता है। जब ये फ्लैट हो जाता है तो इसके ऊपर, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए, इसके ऊपर जो लंग्स कैविटी है, जो चेस्ट कैविटी है, वहां पे क्या होगा? रिब्स। रिब्स क्या हो जाती हैं? जो चेस्ट कैविटी को प्रोटेक्ट करती हैं। रिब्स मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ये आउटवर्ड और अपवर्ड मूव करती हैं रिब्स, ठीक है? डायफ्राम हमारा फ्लैट हो गया, रिब्स हमारी ऊपर की तरफ मूव कर गई। कैन यू सी? अब उसके बाद क्या होगा? हमारी जो चेस्ट कैविटी है, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी एक्सपैंड। वॉल्यूम आपको समझ आता है? वॉल्यूम मतलब स्पेस ऑक्यूपाइंग, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए लंग्स का ये था नॉर्मली, ठीक है, वॉल्यूम।
अब ये वॉल्यूम बढ़ के ये हो गया, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। फाइन। तो आप अगर ऐसे देखिए, ये डोम शेप्ड है डायफ्राम, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिब्स ऊपर की तरफ गई, तो जो ऊपर लंग्स कैविटी थी उसका वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। जब कहीं पे भी वॉल्यूम बढ़ता है तो वहां पे प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट आप ऐसे भी क्लियर कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देने की ट्राई करती हूँ। मेरे मेरे बेटे के कुछ फ्रेंड्स आए, ठीक है, वो ये लिविंग रूम में बैठे हैं, ठीक है। अब लिविंग रूम में क्या है कि मान लीजिए कि उसके 7 फ्रेंड्स यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पे स्पेस काफी है ना, तो इजली कोई बात कर रहा है आपस में, कोई खेल रहा है, कोई दो बच्चे इकट्ठे हो गए हैं, तो आपस में इजली उनको क्या मिल रहा है, स्पेस मिल रहा है लिविंग रूम में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्पेस ज्यादा है, तो वॉल्यूम ज्यादा है, आप उसको ऐसे समझिए। तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं होगी, कोई दो बातें कर रहे हैं, कोई दो खेल रहे हैं, कोई बैलून के साथ खेल रहा है, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इफ वी से कि हम इनको मॉलिक्यूल्स कंसीडर कर ले, एयर, अगर हम लंग्स पे आ जाते हैं, तो अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो ये एयर मॉलिक्यूल्स से अंदर, ठीक है, तो इनके बीच में जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, लेस होगा, प्रेशर कम होगा, क्योंकि वो कलाइड इतना फास्ट मूविंग कोलिजन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि 7 बच्चे बैठे हैं, वो आराम से बैठे हैं, ठीक है, वो आराम से अपना ऑक्यूपाई एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा स्पेस है। अब जब प्रेशर, अब लंग्स पे वापस आओ, जब प्रेशर कम होगा लंग्स के अंदर, तो मतलब क्या है कि आउटसाइड यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, अंदर क्या है प्रेशर लेस, ठीक है, और बाहर क्या है ज्यादा, तो इट मींस एयर की मूवमेंट होगी इनसाइड, क्योंकि हमेशा चीजें हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे एयर मूव्स इन, एयर अंदर की तरफ आएगी, दैट इज नोन एज अ इनहेलेशन, ठीक है। तो इनहेलेशन क्लियर हुआ। मैं इसको एक बार रिवाइज कर देती हूँ। सबसे पहले रिब्स जो है, रिब्स ऊपर की तरफ जाएंगी, अपवर्ड और आउटवर्ड। डायफ्राम हमारा डोम शेप से फ्लैट स्ट्रक्चर हो जाएगा, जिसके कारण जो लंग्स कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। कैन यू सी हियर, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग वॉल्यूम, अंदर जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और बाहर प्रेशर क्या है, ज्यादा है। अब चीजें हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती हैं, तो एयर मूव्स इन। अब एक्सेलेरेशन में इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ऑपोजिट कैसे होगा, देखिए, एक्सेलेरेशन में डायफ्राम से हम स्टार्ट करते हैं, डायफ्राम मूव्स अपवर्ड, ये ओरिजिनल अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब डोम शेप, ठीक है। जब ये डोम शेप आया, रिब्स मूव्स डाउनवर्ड, रिब्स नीचे की तरफ गई, ठीक है, और इनवर्ड, रिब्स की मूवमेंट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई। रिब्स, जब रिब्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आई, कैन यू सी हियर, ये पहले था डायफ्राम, अब ये डोम शेप हो गया। आपको पता है जब वॉल्यूम कम होगा तो अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में जो प्रेशर है, प्रेशर गेट्स इंक्रीज्ड। जब प्रेशर ज्यादा हो जाएगा अंदर की तरफ, यहां पे देखिए डायफ्राम अपनी डोम शेप पे आ गया, दिस इज अ डोम शेप, ठीक है, रिब्स अपनी पोजीशन पे आ गई, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, प्रेशर बढ़ गया। अब जो बाहर प्रेशर है गैसेस का, वो क्या हो गया, कम हो गया। तो अल्टीमेटली बात वही हो गई कि चीजें हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करेंगी। तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड, यहां हम बोलेंगे गैस का एक्सक्रीशन हो जाएगा। सो गैसेस मूव्स आउटसाइड फ्रॉम द लंग्स कैविटी, दिस इज नोन एज एन एक्सलेशन, एयर मूव्स आउट, ठीक है, इसी को हम एक्सेलेरेशन बोलते हैं। इसको फिर वही एग्जांपल की तरफ वापस जाती हूँ कि अब मेरे बेटे के फ्रेंड्स को पता लगा कि अच्छा किचन में, ये तो वो लिविंग रूम में बैठे थे, ठीक है, अब उनको पता लगा कि किचन में क्या है, केक पड़ा है।
अब वो केक के चक्कर में सारे के सारे कहाँ आ गए, किचन में। अब किचन का साइज क्योंकि छोटा है तो वहां पे ये बच्चे एक दूसरे के साथ इनको स्पेस कम मिलेगी तो कोलाइड करने लगेंगे, अरे कहाँ है केक, कौन से कलर का है, कौन सा फ्लेवर है। तो कैन यू रिलेट द टॉपिक कि यहाँ पे किचन में क्या है, किचन में वॉल्यूम क्या है, स्पेस क्या है, कम है, तो यहाँ पे एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब लंग्स कैविटी का हमारा जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ जाएगा तो एयर मूव्स आउट। फाइन। So this is how we can explain inhalation and exhalation. I tried my best to explain this topic. Hope so आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई सेशन।